हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय रेजोनेंस। मैं विकास दुबे। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? कल हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को जब हम लोग डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट से कंपेयर किए थे, तब हम लोग देखे थे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और उसके बेसिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बेसिक्स का मतलब कि ये अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, इसमें एक्टिव एलिमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, इसमें पैसिव एलिमेंट कौन सा यूज किया जाता है, इसका सोर्स क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि टाइम पीरियड किसी भी वेव फॉर्म का कैसे निकाला जाता है, साथ साथ कोई भी वेव फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और भी डिस्कशन हुआ था साथ साथ कि पीक वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है ना। अब आज उसके बाद हम लोग फिर से एक क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस चीजें हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चलो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि मान लेते हैं एक करंट का वेव फॉर्म दिया है I इज इक्वल्स टू आई नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में हमें पहले से पता है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास I इज इक्वल्स टू 16 साइन ऑफ 3140 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है, बताओ इसका पीक वैल्यू क्या होगा इस वेव फॉर्म का। ठीक है, फिर दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि इस वेव फॉर्म का पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा, पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा। और साथ साथ इसमें देखना है कि इस वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब जैसे कल हम लोग देखे थे कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइप का, तो दो टाइप का होता था यूनिट के। अगर यूनिट से उसको रिलेट करें, दो टाइप का, एक फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज होता था और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता था जो रेडियन पर सेकंड होता था। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है जिसको एफ से डिनोट करते थे, इन हर्ट्ज होता था, और एक फ्रीक्वेंसी हमें और कैलकुलेट करना है जिसको हम बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखाते थे? ओमेगा से दिखाते थे, और उसका यूनिट क्या होता था? रेडियन पर सेकंड होता था। ठीक है, और पांचवा क्वांटिटी हमें डिस्कशन करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा इस वेव फॉर्म का, तो टाइम पीरियड भी डिस्कस करना है। और साथ साथ इस वेव फॉर्म का देखना है हमें कि इसका फेज कांस्टेंट क्या होगा। अब बच्चा फेज कांस्टेंट, टाइम पीरियड, ये सब चीजें क्या थी, तो सारा डिस्कशन कल हो चुका है। आज हमें केवल इस वेव फॉर्म को देख के इसको एक स्टैंडर्ड वेव फॉर्म से कंपेयर करके इन सारे वैल्यूज को पता करना है। जैसे जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन बनाने से पहले देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने से पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का बात करें तो कल हम लोग देखे थे कि कोई भी करंट या ईएमएफ का अगर वेव फॉर्म दिया हुआ है या फिर उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लिखना है हमें, तो I इज इक्वल्स टू फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में भी दो बातें किए थे हम। अल्टरनेटिंग करंट एक साइनोसॉइडल टाइप का होता था, एक नॉन साइनोसॉइडल टाइप का होता था। तो हम लोग केवल इस चैप्टर में जो भी हमारे सिलेबस में है उसमें क्या था, केवल साइनोसॉइडल टाइप का एसी करंट था। ठीक है, तो अगर साइनोसॉइडल का हमें फॉर्मेट लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो वो क्या होता था? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। जहां पे एक एक एलिमेंट के एक एक क्वांटिटी के बारे में हम देख चुके हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आई नॉट क्या होता था, तो आई नॉट को हम क्या बोलते थे? आई नॉट हमारा होता था पीक वैल्यू। अब बच्चा अगर इस वेव फॉर्म को इसी के जस्ट नीचे लिखें, जैसे चलो लिखते हैं I इज इक्वल्स टू 16 साइन ऑफ 314t प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एक एक टर्म है इनका वैल्यू क्या होगा। जैसे आई नॉट का वैल्यू हमें यहां से डायरेक्टली, और आई नॉट को ही क्या बोलते हैं, क्या आई नॉट को ही हम पीक वैल्यू बोलते हैं, और क्या क्या नाम दिए थे इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते थे और साथ साथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोलते थे उस वेव फॉर्म का। तो पीक वैल्यू आई नॉट का जो वैल्यू आया है कंपेयर करने पे, वो कितना आया है? 16। करंट है तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो कितना वैल्यू आया है? 16 एम्पियर। साथ साथ अगर दूसरा क्वांटिटी हम देखें पीक टू पीक वैल्यू, तो बच्चा पीक टू पीक वैल्यू के बारे में भी हम तुमको पहले कल बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, वो हमेशा आई पी टू पी से दिखाते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है? 2 टाइम्स पीक वैल्यू होता है। 2 टाइम्स पीक वैल्यू का मतलब 2 इंटू पीक वैल्यू कितना आया हुआ था? 16 एम्पियर। तो ये टोटल कितना हो गया? 32 एम्पियर। तो पीक टू पीक वैल्यू कितना आ गया? 32 एम्पियर। अगर तीसरे क्वांटिटी के बारे में बात करें तो तीसरा क्वांटिटी हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ये दोनों अपन डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में अब देखना है। फ्रीक्वेंसी कौन सा? वो भी
इन हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता था, जानते हो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू होता था हमारे पास 2 पाई। अब जैसे देखो फॉर्मूला, तो कल जब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फॉर्मूला हम देख रहे थे तो इन दोनों टर्म के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होगा इन दोनों टर्म के लिए, तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिखे हुए थे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ लिखे हुए से। अब अगर यहां से हमें f का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो f इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए तो सबसे पहले चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में हम देखें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ओमेगा का वैल्यू, तो डायरेक्टली कंपैरिजन से हमें क्या पता चला है, कंपैरिजन से पता चला है कि ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, क्या वो हमारे पास 314 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, बोलो क्या वो 314 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब अगर यहां से ओमेगा का वैल्यू आ चुका है तो इसमें फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या हम इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पे देखो f इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, तो यहां से चलो पहले फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। f इज इक्वल्स टू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, किसमें, हर्ट्ज में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, f इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पे f इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चा, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई अगर हम देखें तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3.14 और 314 ऊपर है, जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो कितना बचेगा ऊपर 100, और 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब जो f इज इक्वल्स टू आना था वो कितना आ चुका है, क्या वो 50 आ चुका है। और यूनिट क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूनिट यूज करेंगे हर्ट्ज। तो क्या हमें फ्रीक्वेंसी पता चल चुका है। अब अगर फिफ्थ क्वांटिटी का बात करें टाइम पीरियड, बच्चा टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, तो जानते हो टाइम पीरियड को t से डिनोट करते थे, ठीक है। अब टाइम पीरियड को t से अगर डिनोट करते हो तो t इज इक्वल्स टू कितना होता है। अब जानते हो t इज इक्वल्स टू कैसे निकालते थे, तो t इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला हमें और पता था 1/f। अब अगर 1/f लगाएंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/50। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड हम लेते थे, बेसिक यूनिट जो होगा वही कंसीडर करेंगे, पर यूनिट टाइम लेते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 1/50 है। 1/50 अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब कितना आ जाता है, ये तो ये आ जाता है 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 20 मिली सेकेंड, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली। 1 मिली में कितना कितना, तो 10⁻³, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो वेव फॉर्म हमें दिया हुआ है कौन सा, I इज इक्वल्स टू 16 sin 314t प्लस 45 डिग्री, ये वेव फॉर्म एक सेकंड में, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता था, कल क्या बताए थे, जिसमें वो एक साइकिल कंप्लीट कर सके, ठीक है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इसका मतलब ये जो वेव फॉर्म दिया गया है, ये वेव फॉर्म 20 मिली सेकेंड में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। 20 मिली सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके बारे में बात करें कि जैसे इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से ही टाइम पीरियड निकालो, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हो, इसका मतलब ये एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है। बात समझ में आया। और फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट भी हम लोग कल डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, इसका दूसरा यूनिट होता है साइकिल्स पर सेकेंड। अब अगर ये इसका फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड है तो इसका मतलब ये 50 साइकिल पर सेकंड कंप्लीट करता है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसको 20 मिली सेकंड का टाइम लगता है। क्या यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करें 6 नंबर पे हम देखने वाले फेज कांस्टेंट के बारे में। फेज कांस्टेंट को किससे दिखाते थे, जानते हो, फेज कांस्टेंट को फाई से दिखाते थे। और फेज कांस्टेंट फाई इज इक्वल्स टू कितना, तो यहां से अगर कंपैरिजन करें तो फाई इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ चुका है, 45 डिग्री आ चुका है। बात समझ में आया। तो ये फेज कांस्टेंट का यूनिट हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जैसे मान लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला जा रहा है कि एक हमारे पास वेव फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा फॉर्म हम नहीं लिख रहे हैं, केवल यहाँ पे तुमको बस बता रहे हैं, क्वेश्चन बोल सकते हैं, अभी कुछ देर में बोल देंगे, ठीक है। एक वेव फॉर्म है
जो कि 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, मतलब f इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और उस वेव फॉर्म के करंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, पीक टू पीक वैल्यू, वो दिया हुआ है हमें 10 एम्पियर। इसका पीक टू पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखो कल इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और वेव फॉर्म एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर वेव फॉर्म को टाइम एक्सिस पे बना देते हो, एक्स वाई एक्सिस में, मतलब प्लेन पे बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन, ठीक है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हो क्या होता था, एक स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में, जैसे जैसे करंट का लिखना है तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए किसी भी वेव के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो हमें जरूरत किस किस चीज का पड़ता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें आई नॉट का जरूरत पड़ता है, ओमेगा का जरूरत पड़ता है और फाई का जरूरत पड़ता है। तो अगर ये तीनों क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने में हमें आसानी होगा, ठीक है। तो चलो एक एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर इसके सोल्यूशन का बात किया जाए तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आई नॉट कैलकुलेट करना है। अब अगर आई नॉट क्या होता था, ये पीक वैल्यू होता था, आई नॉट क्या होता था, पीक वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें पीक टू पीक वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है पीक वैल्यू, तो हम जानते थे पीक टू पीक और पीक वैल्यू में क्या डिफरेंस था, आज ही वो फॉर्मूला यूज हुआ है। पीक टू पीक वैल्यू जो होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, जानते हो फॉर्मूला, पिछले वाले पेज पे चल के देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो पीक टू पीक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता था वो कितना होता था, तो पीक टू पीक वैल्यू का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, 2 टाइम्स पीक वैल्यू। अब अगर ये 2 टाइम्स पीक वैल्यू होता है तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आई पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब पीक टू पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कैलकुलेट करना है, हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है। बच्चा अगर ओमेगा का बात करें तो देखो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला फिर से प्रीवियस ओमेगा इज इक्वल्स टू हम क्या देखे हुए थे यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और यूज किए हुए हैं हम, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओमेगा से रिलेटेड बात करें या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात करें, ओमेगा का भी मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही होता है, या फिर टाइम पीरियड से रिलेटेड बात करें तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह काम आने वाला है। और कौन सा फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो ये दो के दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बात समझ में आया, ठीक है। तो कल इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो चलो यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ओमेगा हम यहाँ पे देखें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। बच्चा यहाँ पे देखें एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50। अब अगर 50 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 पाई। क्या ओमेगा का यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड। क्या यहाँ तक बात क्लियर। और कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करना है हमें, और यहाँ पे फाई के बारे में पता करना है, फाई का वैल्यू कितना होगा। अब अगर फाई के बारे में देखें तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना रहा होगा, क्या फाई का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो इसलिए अगर हम पता करें कि यहाँ पे इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट। बच्चा आई नॉट का वैल्यू बताओ कितना है, 5 है, साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 100 पाई। तो 100 पाई ओमेगा टी होता है, तो 100 पाई टी प्लस क्या लिखेंगे, फाई। फाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, फाई का वैल्यू 0 डिग्री दिया हुआ है, तो फाई 0। इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ चुका है, 5 साइन ऑफ 100 पाई टी, ये आ चुका है, ठीक है, एम्पियर। लेकिन बच्चा क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस तरीके से थे। ऑप्शंस क्या क्या थे, मान लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारे पास 5 साइन 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है 10 साइन 100 पाई टी। तीसरा ऑप्शन है 5 कॉस 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री। और चौथा ऑप्शन है 10 कॉस 100 पाई टी। क्या है, 10 कॉस 100 पाई
50। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास आंसर आ चुका है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये है। लेकिन क्या ये आंसर ऑप्शन में कहीं से भी मैच कर रहा है, किसी भी ऑप्शन से मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे हम देख रहे हैं फेज डिफरेंस 0 है, बिल्कुल फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 दिया हुआ है। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। और अगर कॉस का बात आए तो क्या यहाँ पे कॉस दिख रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। लेकिन अगर पहले ऑप्शन के बारे में देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, 5 sin 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री। अब ये जो वेव का हमने फॉर्मेट निकाला है साइन के फॉर्म में है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 0। तो क्या इसमें पहला ऑप्शन भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, साइन वाले दोनों ऑप्शंस कैंसल आउट हो चुके हैं। अब बचा हमारे पास क्या है, कॉस वाला फॉर्मेट। तो क्या कॉस वाले में कोई सही हो सकता है? बच्चा देखो यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शन ना मैच कर रहा हो, तो कल क्या बताए थे तुमको, कल हम लोग बात किए थे कि कोई भी साइनोसॉइडल वेव लिखा जाएगा तो उसका लिखने का 2 तरीका होगा। एक पहला क्या, साइन के फॉर्मेट में, दूसरा क्या, कोसाइन के फॉर्मेट में। मतलब साइन भी लिख सकते हो और कॉस भी लिख सकते हो। तो अगर इस वेव फॉर्म को हमें कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना है तो चलो इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा सॉल्यूशन कैसे? अब अगर यहां पे देखा जाए कि कॉस में कैसे लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको 5। अब बताओ साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो क्या तरीका अपनाते हैं हम? साइन को कॉस में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, 5 कॉस ऑफ, जानते हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस, कॉस 90 माइनस 100 पाई टी इज इक्वल्स टू साइन टी। तो क्या ये वापस से ही आ गया है, ये वापस से ही आ गया है, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू तो बराबर ही होगा, लेकिन क्या इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 5, अब बच्चा देखो कॉस के वैल्यू में से, कॉस के एंगल में से अगर माइनस कॉमन लेते हो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट का बात आता है तो एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है, और उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉस में से निगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चा, 90, तो निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री। अब अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा और, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 5 कॉस ऑफ, अब कॉस ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, 5 कॉस ऑफ 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री एम्पियर। अब अगर हम ऑप्शंस में मैच कराएं तो क्या जो थर्ड सी ऑप्शन है, क्या ये मैच कर रहा है इसमें, बोलो क्या सी ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, लिखो, फॉर ए गिवन वेव, for a given wave where it has 50 hertz frequency with peak to peak value of 10 ampere, then find its mathematical expression for current wave। ठीक है, तो देखो ऑप्शन के तरीके से भी समझ चुके हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा उससे भी। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, यहाँ पे समझाए हुए हैं इसलिए पूरा बोर्ड ये कवर किया हुआ, नहीं तो क्वेश्चन 2 लाइन का था। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो क्वेश्चन कितना देर का है कि मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले चुके होंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये फेजर बनाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग है हमारे पास, तो आज का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैग, लीड एंड फेजर। ठीक है, लैग, लीड और फेजर क्या होते हैं, ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या इसके बारे में डिस्कस करना होगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा कि मैथमेटिकल टूल्स जो हम क्वाड्रेंट के लिए पढ़ते थे, ठीक है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अगर बच्चा यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले उसी के बारे में ही हमें बात करना होगा। क्या बात करना होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है।
अब बच्चा इसमें तुम क्या जानते हो, इसमें तुम जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो हम जानते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। साथ साथ अगर एंगल का बात करें तो देखो एंगल जनरली 2 तरीके से लिखा जाता था। 2 तरीके से क्या लिखने का मतलब हुआ, 2 तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि बच्चा एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी एंगल लिख सकते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन में भी लिख सकते हैं। जनरली हम जो पॉजिटिव एंगल हमें मानना होता था या आज तक जो कन्वेंशन चला आया है पॉजिटिव एंगल मानने का, वो किस तरफ से है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से है। तो फेजर को कभी कभी ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेजर को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा और हमेशा हम क्या जानते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिखा जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए लिखा जाता है, वो एंगल हमेशा क्या होता है, वो एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए हम एंगल्स लिखते हैं, उनका वैल्यू लिखते हैं, वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे अगर इसको इस क्वाड्रेंट में समझे तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, बच्चा एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होता है और क्लॉकवाइज किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। जैसे तुम अपने पास से जो भी घड़ी है उसको देखो, अब अगर घड़ी का सुई क्या होता है कि 12 से 1 2 3 4 5 इस तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, और अगर 12 से वापस से 11 10 9 8 7 ऐसे करके घूमो, उल्टा घूमो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर इसमें हम देखेंगे कि इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से ऐसे घूमेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर इस तरफ से घूमेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो चलो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज ही देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में अगर इसको 0 डिग्री बोल रहे हो तो इस तरफ जाओगे तो एंगल क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर इस तरफ मान लो बढ़ते, इस तरफ बढ़ते 0 डिग्री के बाद और क्लॉकवाइज तुम घूम रहे होते मतलब इस तरफ, तो इसका मतलब एंगल क्या लिखते, अगला जो भी एंगल आता था, 10 आता, 20 आता, 30 आता, 90 आता, कुछ भी आता, उसके साथ एक साइन लगाते, कौन सा, नेगेटिव साइन लगाते। बात समझ में आया। जैसे यहां पे अगर हम देखें ये 0 डिग्री है, तो चलो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जब घूमेंगे तो यहां पे जब पहुंचेंगे तो कितना एंगल ये कवर करेगा, बोलो। तो क्या ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, प्लस 90 डिग्री मिल जाएगा। क्या बात सही है। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 180 डिग्री मिल जाएगा। कितना, प्लस या माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं तो प्लस 180 डिग्री मिलेगा। फिर यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे एंगल कितना होता है, 270 डिग्री होगा और प्लस ही होगा। और वापस से यहां आ जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होगा, जब इस तरफ चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और हमेशा एंगल क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब अगर एंगल नेगेटिव होगा तो 0 डिग्री ये है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बताओ इस तरफ जब घूमोगे तो कितना घूमे तुम, 0 से इस तरफ आए 10 20 30 40 50, उसके बाद कितने पे आए, 90 डिग्री। तो यहां पे तो 90 डिग्री लिखोगे, लेकिन कितना 90 डिग्री, क्या इसको माइनस 90 डिग्री लिखेंगे, बोलो क्या बात सही है। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 90 डिग्री लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, क्या यहां वहां से यहां तक आएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्या प्लस 180 लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, माइनस 180 लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो इधर से घूमते हुए इधर आ रहे हैं तो 270 डिग्री कवर करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 270 डिग्री लिखेंगे। और उसके बाद वापस से यहां पे आएंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे हम ऑब्जर्व करें तो इस तरफ चल रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, प्लस थीटा मिल रहा था, और जब इस तरफ चले तो माइनस थीटा मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लायक हैं। क्या, जैसे बच्चा अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 270 माइनस 270 डिग्री और प्लस 90 डिग्री क्या एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिल्कुल। एंटी क्लॉकवाइज तुम घूम के 90 डिग्री पे पहुंचोगे तो क्लॉकवाइज तुम्हें कितना घूमना पड़ेगा, 360 माइनस एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल घूमना पड़ेगा। मतलब इधर से तुम घूम के जा रहे हो प्लस थीटा, तो इधर से घूम के कितना जाना होगा वहीं पहुंचने के लिए, 360 माइनस थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे इधर भी देख रहे होंगे हम, क्या देख रहे हैं यहाँ पे प्लस 270 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है।
तो क्या यहां तक बात क्लियर होता है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पे प्लस थीटा और क्लॉकवाइज पे क्या कंसीडर करेंगे, माइनस थीटा। बोलो, अब जब हमें फेजर पढ़ना है तो फेजर पढ़ने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। जैसे क्या बच्चा जानते हो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, जानते हो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी का मतलब जैसे हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात किया जाए तो साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, टैन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो वही सेम चीज अप्लाई होगा कॉस के लिए, कॉस के सॉरी कॉसेक के लिए, और अगर कॉस के बारे में बात कर रहे हैं तो वही सेम चीज अप्लाई होगा सेक के लिए, और अगर टैन के बारे में बात कर रहे हैं वही सेम चीज अप्लाई होगा, वही साइन कन्वेंशन अप्लाई होगा कॉट के लिए। तो अगर यहां पे हम सभी को पॉजिटिव बोल रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, तीन छह के छह क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या केवल और केवल साइन ही पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या पॉजिटिव होता है, ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। इसीलिए अभी कुछ देर पहले जो एग्जांपल हम लोग किए थे वहां पे कॉस ऑफ माइनस थीटा आया था। कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम क्या कंसीडर कर लिए थे, क्या पॉजिटिव। बिल्कुल बच्चा, अगर यहाँ पे देखोगे कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, सॉरी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसको क्या शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। जैसे अब हम जानते हैं कि जब क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे तो यहां से जो भी एंगल आएगा इस रीजन में वो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन कॉस उस रीजन में क्या कर देगा, उस एंगल को पॉजिटिव बना देगा। तो यहां पे क्वाड्रेंट में देखने से पता भी चलता है हमें। तो क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फेजर की तरफ। अब अगर फेजर की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लैग लीड सीख के फिर फेजर के बारे में बात करते हैं। जैसे लैग लीड कैसे सीखना है, मान लेते हैं हमारे पास तीन वेव फॉर्म्स है। तीन वेव फॉर्म्स कौन कौन से, चलो मान लेते हैं पहला है I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, पहला वेव फॉर्म है, ठीक है, एम्पियर में। उसके बाद दूसरा वेव फॉर्म है हमारे पास I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है, ठीक है। और तीसरा वेव फॉर्म है हमारे पास I3 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है। बच्चा यहाँ पे कुछ चीजें तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे क्या, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का जो फॉर्मेट है वो क्या है, साइन साइन साइन। क्या कॉस किसी को ले सकते हो, ले सकते हो, लेकिन फिर उसमें तुमको क्या लगाना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हुए उस कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे फिर सॉल्व करके तुमको बताएंगे कि वो कैसे वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का फॉर्मेट क्या है, सेम है, साइन साइन साइन। अगर तीनों का फॉर्मेट सेम है तो हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे और देखें तो तीनों का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा और इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है। अब बच्चा बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब कि बच्चा जैसे मान लो किसी का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका भी कुछ देर पहले क्या मतलब बताए थे, 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकेंड में वो 50 साइकिल्स कंप्लीट करेगा। बात समझ में आया। और किसी का फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक सेकेंड में 100 साइकिल्स कंप्लीट करेगा। अब कोई अमाउंट में एक बड़ा आदमी है और एक छोटा आदमी है, क्या इन दोनों को साइज के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बच्चा। मतलब इनके साइज के हिसाब से इनका स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आया। अगर बराबर साइज के दोनों आदमी होंगे तब उनका स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो सही है। बात समझ में आया। तो वैसे ही यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लैग, लीड, ये सब पता करने के लिए सबसे पहला कंडीशन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल और फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चीज है, दूसरा है कि साइन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब या तीनों साइन हो या तीनों कोसाइन हो। बात समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नहीं है ऐसा साइन कोसाइन, मतलब एक साइन है एक कॉस है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको वापस से उसी फॉर्मेट में चेंज करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मदद लेते हुए। बात समझ में आया। और तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन है कि जो भी मैग्नीट्यूड का साइन होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे
जैसे यहाँ पे अगर देखें एम्पलीट्यूड का साइन जो है आई नॉट पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव, आई नॉट पॉजिटिव है, आई नॉट पॉजिटिव है। और अगर मान लो निगेटिव, मान लो ये एंगल सॉरी ये इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव होता। अब अगर ये निगेटिव होता तो इससे कंपेयर करने के लिए हम क्या करते, पहले इसको पॉजिटिव बनाते या फिर इसको पे क्या नहीं बनाते, निगेटिव बनाते। बात समझ रहे हो, इसको या तो निगेटिव बना दो तब दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर होने का मतलब दोनों का साइन सेम हो जाएगा। ये क्वांटिटी बराबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आगे चल के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मान लो ये 40 होता और ये 50 होता तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड का जो साइन होगा वो बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल साइन होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? ठीक है, तो चलो यहां पे ये साइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखो बच्चा यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक को रेफरेंस वेव मानेंगे। जैसे जैसे रेफरेंस वेव, रेफरेंस का मतलब जिसमें 0 डिग्री का फेज डिफरेंस हो उसको रेफरेंस मान लो। अब 0 डिग्री यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, क्या कोई एंगल का वैल्यू लिखा हुआ है? नहीं, 0 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री का मतलब हुआ कि यहां पे जो I1 फेजर है वो 0 डिग्री पे है, मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम रेफरेंस मान सकते हैं। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर यहां पे एक्स वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, यहां पे हम बनाए हुए हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास टाइम या थीटा का एक्सिस है। ठीक है, ये किसका है, टाइम या फिर थीटा का एक्सिस, या फिर बोल सकते हो ओमेगा टी का एक्सिस है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं ये टाइम का एक्सिस है। अब अगर ये टाइम का एक्सिस है तो यहां पे हम देखेंगे, या फिर चलो ओमेगा टी का एक्सिस है, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा ही होता है, मतलब ओमेगा टी एक तरीके का एंगल होता है। कैसे, अगर एक टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं तो ओमेगा टी का जो वैल्यू आता है 2 पाई आता है। ठीक है, देखो जो भी चीजें अगर टफ लगती हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हो तो सही, ठीक है, सीख सीख के करना होगा। टफ चीजें हमेशा सीख सीख के कर सकते हो। बात समझ में आया? और बाकी सारी चीजें तो आसान बताया ही जा रहा है ना। ठीक है, तो अगर यहां पे हम करंट का वेव फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हम I1 का बनाएंगे। तो I1 का वेव फॉर्म कैसा बनेगा, I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना है, तो बच्चा अगर यहां पे हम देखें t इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना हो गया है, क्या t इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इसका वैल्यू 0 ही है। t इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना है, 0 है। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 तो आई नॉट साइन 0, साइन 0 का मतलब क्या हो गया, 0। तो I1 कहाँ कितना वैल्यू पे होगा, 0 पे। तो इसका मतलब इस कहां से वेव फॉर्म स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। चलो अब अगर साइन का वेव फॉर्म हम बनाएं तो साइन का वेव फॉर्म कैसा बनता है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि साइन का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पे इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो साइन का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, और हाफ क्या होता है, पाई होता है, और 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है, बोलो? ठीक है, अब दूसरा वेव फॉर्म हम बनाने वाले हैं I2 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब अगर यहां पे बात किया जाए माइनस 90 डिग्री तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पे अगर बात किया जाए प्लस 90 डिग्री तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहां पे अगर हम देखेंगे माइनस 90 डिग्री के बारे में सबसे पहले, तो बच्चा देखो जो माइनस 90 डिग्री तुम देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे अगर फेज डिफरेंस माइनस 90 डिग्री का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, काफी इंपॉर्टेंट मतलब है इसका। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कैसे। जैसे देखो बच्चा, लैग का मतलब क्या होता है और लीड का मतलब क्या होता है, तो अगर मीनिंग से हम समझे तो लैग का मतलब होता है पीछे चलना, और लीड का मतलब देखो बोलते भी यो लीडर है ना, तो लीड का मतलब जो लीड करता है, जो आगे चलता है। बात समझ में आया? तो अगर यहां पे बात करें लैग होने का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं। अब लैग बोलना है अगर, तो पहले किस चीज से लैग कर रहा है वो भी तो बताना पड़ेगा कि भैया हमारे पीछे चल रहे हो तुम ना, तो मेरे से लैग कर रहे हो, है ना, हमारे आगे चल रहे हो, इसका मतलब मेरे से लीड कर रहे हो। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर लैग करवाना है या फिर लीड करवाना है, अभी कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता है, कब तक, जब तक हम बता ना दे तुमको। ठीक है, लेकिन क्या हमें रेफरेंस तो पता चल चुका है ना, कि रेफरेंस से ही हमें कंपेयर करना है कि लैग कौन करेगा और लीड कौन करेगा। जैसे यहां पे देखें कि ये रेफरेंस वेव फॉर्म है, तो इससे जो लैग कर रहा होगा कैसे पहचानेंगे वो लैग कर रहा है, बच्चा साफ साफ जिसका मैक्सिमा रेफरेंस के मैक्सिमा से पहले आएगा,
वो लीड करेगा, जिसका मैक्सिमा रेफरेंस के मैक्सिमा से बाद आएगा वो लैग करेगा। बात समझ में आया? मतलब जो पहले आ रहा है वो लीड कर रहा होगा, बिल्कुल वो आगे चल रहा है, और जो बाद में आ रहा है वो क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। बात समझ में आया? तो अगर हम रेफरेंस मान चुके हैं तो -90 डिग्री आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ -90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि चलो रेफरेंस पहले बनाते हैं। रेफरेंस किस पे बनेगा बच्चा, हमेशा बोले हैं रेफरेंस किस पे बनाना है, हमेशा 0 डिग्री पे। रेफरेंस किस पे होगा, हमेशा 0 डिग्री पे। तो ये किसका बन गया, ये I1 का बन गया। अब अगर यहाँ पे I2 बनाए तो क्वाड्रेंट का मदद लेके हमें बताना I2 कहां पे बनेगा। I2 बच्चा कितने एंगल पे बनना चाहिए, -90 एंगल पे। अब बताओ -90 डिग्री पे -90 किस तरफ बनेगा, इस तरफ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंगल पॉजिटिव, तो उधर तो बना नहीं सकते, इसका मतलब इस तरफ जाना होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब इस तरफ हमें क्या मिलेगा, इस तरफ हमें मिलेगा I2, जिसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। साथ साथ अब अगर 90 डिग्री है तो चलो I3 के बारे में पता कर लेते हैं। +90 अगर हम बनाना चाहें तो बताओ 0 डिग्री से +90 किस तरफ बनेगा। क्या 0 डिग्री से +90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे मिलेगा, मतलब अगर यहां पे हम +90 बनाए तो देखो ये किस तरफ जा रहा होगा, क्या ये इस तरफ जाएगा, मतलब I3 किस तरफ बनेगा, 0 से +90 पे बनेगा, तो I3 इस तरफ बनेगा। अब इसी को फेजर बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीजें यहां से कलेक्ट करना है। क्यों, सबसे पहले हमें क्या जानना है, लैग, लीड और फेजर के बारे में जानना है। बात समझ में आया? ठीक है, तो लैग लीड अगर हम जानना चाहें यहां से तो चलो बताओ ये जो I2 का वेव फॉर्म बनेगा कहां पे बनेगा। तो अगर बच्चा यहां पे देखें तो I2 क्या कर रहा है, I1 से। चलो बताओ हमेशा क्या सच्चाई है कि कोई भी रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मैनर बोलते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि अभी कुछ देर पहले पिछले पेज पे हेडिंग डालते टाइम क्या लिखे थे, अपन लिखे थे कि फेजर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बात समझ में आया? और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो लैग और लीड का भी कॉन्सेप्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज से के रोटेशन से मिलता जुलता है। जैसे जैसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हम बता सकते हैं कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। जैसे जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, 0 डिग्री पे कौन है, I1 है। 0 डिग्री पे बच्चा कौन है, I1 है। और अगर यहां पे हम देखेंगे कि जो I2 है या I3 है, ये कौन सा I3 है, अगर I1 से हम I3 देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें अपना नजर घुमाना है, ठीक है, हमें किस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो अगर हम यहां पे देखें कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो चलो बताओ I1 से आगे जाने पे मिलेगा I3 या फिर पीछे जाने पे मिलेगा। तो अगर हम I1 से, अगर बच्चा हम यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम I1 से आगे जाने पे देखेंगे, मतलब आगे जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, I3 मिलेगा। इसका मतलब I3 I1 से क्या कर रहा है, क्या I3 I1 से लीड कर रहा है, बोलो, यहां तक बात क्लियर। साथ साथ अगर हम यहां पे देखें कि I2 कब मिल रहा है, तो I2 आगे जाने पे ही मिल रहा है। तो अगर इतना पूरा चलेंगे तब बोलेंगे कि I2 भी I1 से लीड कर रहा है, लेकिन एंगल का फर्क आ जाएगा। जैसे ये हमें अगर पूरा एंगल कंसीडर करना होगा तो उतने एंगल से I1 से I2 लीड कर रहा है। जैसे यहां पे अगर बोले कि I1 से I3 कितना एंगल लीड कर रहा है, तो बोलेंगे I1 से I3 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बोलना चाहें कि I1 से आगे जाने पे I3 भी मिल रहा है, I2 भी मिल रहा है, तो I1 से I2 कितना लीड करेगा, तो बोलोगे 90 + 90 और +90, मतलब कितना हो गया, 270 डिग्री। मतलब I1 से I2 क्या कर रहा है, 270 डिग्री लीड कर रहा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा बोलें कि यार बच्चा एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हैं तो लीडिंग नेचर मिल रहा है, तो क्या क्लॉकवाइज रोटेट होने पे हमें लैगिंग नेचर मिलेगा। जैसे जैसे अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पे देखेंगे, तो चलो बताओ यहां पे हमें बताओ I1 कब मिलेगा हमें, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो I2 से I1 हमें क्या मिलेगा, आगे मिलेगा। बोलो, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो I2 से I1 हमें क्या मिलेगा, आगे मिलेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि I1 I2 से लीड कर रहा होगा, मतलब इस तरफ जा रहे होगे
तो लीड कर रहा होगा। तो इसका मतलब जब इस तरफ आओगे तो क्या मिलेगा, क्या लैग मिलेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि I2 I1 से क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, I2 I1 से लैग कर रहा होगा। बच्चा कुछ बातें हैं देखो, जैसे जैसे कुछ बातें क्या समझना है, समझना ये है कि लीड का मतलब अगर प्लस थीटा है तो लैग का मतलब फिर उसी एंगल के लिए क्या होगा, क्या 360 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा होगा। बोलो, लीड का मतलब अगर प्लस थीटा है, लीड किस डायरेक्शन में होता है जानते हो, लीड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और अगर प्लस थीटा है तो लैग किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज मतलब माइनस थीटा। तो लीड लैग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे जैसे अगर कोई भी वेव एक दूसरे से लीड कर रहा है कितना, -10 डिग्री, तो लैग कितने से करेगा, +10 डिग्री। बात समझ रहे हो ना, लीड भी निगेटिव हो सकता है, तो उस टाइम पे उसी एंगल के लिए लैग क्या होगा, फिर लैग पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर लीड पॉजिटिव है तो लैग फिर बनाने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव बदलना होगा। जैसे जैसे पहले लीड लैग को समझते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे यहां पे हमें क्या मिला कि I2 90 डिग्री निगेटिव है, तो 90 डिग्री लैग कर रहा है। I2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने से, बाई 90 डिग्री, लैग बाई 90 डिग्री। किससे, रेफरेंस से। इसका मतलब जो I2 का मैक्सिमा मतलब I0, मैक्सिमा तीनों का बराबर है, मैक्सिमा तीनों का बराबर है, कितना है, I0 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि I2 का जो मैक्सिमा I0 आएगा वो कब आएगा, क्या वो I1 के मैक्सिमा मतलब I0 से I1 के मैक्सिमा से 90 डिग्री लैग मतलब 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा, मतलब 90 डिग्री बाद आएगा। 90 डिग्री बाद आने का मतलब कि पहले इसका मैक्सिमा आ चुका है, किसका, I1 का मैक्सिमा आ चुका है। जैसे ये किसका वेव फॉर्म था, ये हम I1 का वेव फॉर्म बनाए, किसका, I1 का। तो जब हम I2 का बना रहे होंगे तो I2 का वेव फॉर्म कहां बनेगा, तो क्या उसका जो मैक्सिमा होगा उसका हमारे मैक्सिमा का पोजीशन पता चल चुका है कि इसका मैक्सिमा I1 का जो मैक्सिमा आया हुआ है वो कितने पे आया हुआ है, 90 डिग्री पे। I1 का मैक्सिमा कितने पे आया हुआ है, 90 डिग्री पे। I1 का मैक्सिमा कितने पे आया हुआ है, 90 डिग्री पे। तो चलो बताओ I2 का मैक्सिमा कब आएगा, 90 डिग्री बाद आएगा। इसका मतलब 90 + 90 कितना, 180 डिग्री पे आएगा। इसका मतलब जो I2 होगा उसका मैक्सिमा कहां मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा। अब अगर उसका मैक्सिमा यहां पे मिलेगा तो वेव कैसे, तो बनना तो साइनोसॉइडल ही है। तो साइनोसॉइडल वेव कैसा बनेगा, क्या साइनोसॉइडल वेव कुछ इस तरीके से बनेगा, बोलो, क्या साइनोसॉइडल वेव कुछ इस तरीके से बनेगा। और हमें इसका मैक्सिमा कितने पे मिल गया है, तो ये वेव फॉर्म किसका है, I2। अब I2 का मैक्सिमा I0 के बराबर है और कितने पे मिला हुआ है, इसका मैक्सिमा हमें मिला हुआ है 180 डिग्री पे। 90 + 90 मतलब रेफरेंस है 90 डिग्री बाद मिला हुआ है। क्या यहां तक बात क्लियर, बोलो, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट देखें कि I3 हमें बनाना है, तो I3 का जो मैक्सिमा होगा वो कहां पे होगा, तो लीड करेगा। लीड करने का मतलब क्या हुआ, आगे चल रहा होगा ये वेव। आगे चलने का मतलब क्या हुआ कि टाइम एक्सिस पे इसका जो मैक्सिमा होगा, किसका, I3 का जो मैक्सिमा होगा वो 90 डिग्री पहले आ जाएगा। अब इसका मैक्सिमा 90 डिग्री पहले मतलब ये लीड कर रहा है, कितने से, लीड बाई 90 डिग्री, लीड बाई 90 डिग्री। तो इसका जो मैक्सिमा होगा वो रेफरेंस के मैक्सिमा से, रेफरेंस का मैक्सिमा 90 पे आ रहा है, तो I3 का जो मैक्सिमा होगा वो 90 डिग्री पहले आएगा। 90 डिग्री पहले आने का मतलब कि अगर ये 90 पे आ रहा है तो ये 0 डिग्री पे आना चाहिए। 90 - 90 मतलब 0 डिग्री पे आना चाहिए। तो इसका मैक्सिमा कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वेव फॉर्म कैसा बनेगा, तो क्या ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी मैक्सिमा बराबर बनाना होगा, तो इसके मैक्सिमक्स के बराबर होगा। तो ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जिसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, 2π। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि इन तीनों का जो मैक्सिमा है, जैसे इसका भी मैक्सिमा इसी के बराबर ही है। बात समझ में, तीनों का मैक्सिमा जो होगा
वो इधर भी बराबर होगा और इधर भी बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आई नॉट लिए हुए हैं तो तीनों का मैक्सिमा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि जो हमारा मैक्सिमा आया हुआ है किसका, अब ये वेव फॉर्म किसका बनाए हुए हैं? I3 का। तो I3 का जो मैक्सिमा आया हुआ है वो 90 डिग्री पहले। इसका मतलब इसमें अगर हम देखें रेफरेंस, तो रेफरेंस 0 डिग्री, रेफरेंस 0 डिग्री, फिर उसके बाद उससे लैग कर रहा है, मतलब बाद में आया होगा। अब बाद में तुम तो बोलोगे ये सर ये तो वेव आगे चल रहा है। बेटा हम टाइम एक्सिस पे देख रहे हैं। टाइम एक्सिस पे जिसके लिए टाइम ज्यादा होगा इसका मतलब वो बाद में आया, ज्यादा टाइम लिया हुआ है आने में। बात समझ में आया? जिसका टाइम कम होगा मतलब उससे कम टाइम पे आया है। फिर जिसका टाइम 0 होगा इसका मतलब उसी से शुरुआत हुआ है, वो सबसे आगे। बात समझ में आया? तो अगर यहां पे देखें तीनों वेव में कौन लीड कर रहा है, तो तीनों वेव में ये वाला वेव क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, I3 लीड कर रहा है। तो I3 का मैक्सिमा सबसे पहले, फिर रेफरेंस वेव आया हुआ है 0 डिग्री, फिर -90 डिग्री मतलब I2 जो लैग कर रहा है। बात समझ में आया? बोलो क्या लैग लीड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? अब अगर हम वेव बनाना चाहें तो ये वेव कहां से शुरुआत हुई होगी, थोड़ा इसके शुरुआत के भी बारे में बनाए तो ये वेव ऐसे शुरुआत हुई होगी, फिर उसके बाद ऐसे। बात समझ में आया? तो सबसे पहले ये आया और यही क्या होता है? कॉस। और जानते भी हो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? क्या कॉस थीटा होता है? तो बिल्कुल इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ बच्चा अगर इसको आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हो, किसको किसको? I3 को, तो क्या I3 का वेव फॉर्म जो बना हुआ है वो देख के हम बता सकते हैं कि ये कोसाइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। बात समझ में है? जैसे जैसे I1 साइनोसॉइडल था, I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइनोसॉइडल था, तो ये क्या है? ये कोसाइनोसॉइडल है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब जो कॉस होता है, जो कॉस होता है वो हमेशा साइन से क्या करता है? लीड करता है। कितना लीड करता है? +90 डिग्री लीड करता है। तो ये नोट करके हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिखो, for any given wave form in format of cosine and sine format, comma the cosine format always leads sine format by 90 डिग्री। मतलब कोसाइनोसॉइडल कॉस वाला जो वेव होगा वो हमेशा और हमेशा साइन वाले वेव से क्या करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? साइन वाला जो वेव होगा वो कॉस वाले वेव से क्या करेगा? हमेशा 90 डिग्री लैग करेगा। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलो वेव फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कुछ रूल्स। जैसे रूल्स क्या क्या ऑप्ट करने हैं, तो रूल्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है, रूल्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है, लेकिन एग्जांपल से फिर से समझेंगे। क्या क्या रूल्स थे? पहला, फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू वेव फॉर्म्स, जैसे दो वेव फॉर्म है हमारे पास, दो वेव फॉर्म है, कौन कौन से? मान लेते हैं एक I1 वेव फॉर्म है और एक I2 वेव फॉर्म है, उनके बीच हमें कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? कंपैरिजन करके बताना भी है कि इसका नेचर लैग होगा या लीड होगा। कंपैरिजन करने का मतलब यही हुआ कि वो आगे है, पीछे है, क्या कर रहा है, ठीक है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए? तो सबसे पहला रूल्स क्या डिस्कशन हम लोग किए थे? सबसे पहला, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उन दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि फॉर्मेट मस्ट बी फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बच्चा? कि जैसे वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है या फिर कोसाइनोसॉइडल है, वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। तो फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए बच्चा? सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? अब अगर तीसरे का बात करें कि जो एम्पलीट्यूड का साइन है वो क्या होना चाहिए? तो साइन ऑफ मतलब चिन्ह, साइन ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो साइन ऑफ एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। अब बोलोगे सर ये सब क्या है, समझ में नहीं है। समझने का कोशिश करते हैं बच्चा। जैसे जैसे इसके लिए पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं एक
करंट I1 है, दूसरा करंट I2 है। करंट I1 का जो फॉर्मेट दिया हुआ वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, I1 इज इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री। कितना दिया हुआ है? I1 इज इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री। और I2 इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है? I2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा, इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? तो तुम 10 माइनस 10 ऐसे करके कुछ ना कुछ करके बोल दोगे कि 20 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 20 डिग्री या फिर 0 डिग्री, जो भी आएगा। बात समझ में आया? लेकिन क्या यहां पे डायरेक्टली ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो एंगल का कि कितना लैग या कितना लीड कर रहा है? जैसे जैसे बच्चा अगर मान लो यहीं पे ऐसा दिया होता, ये 0 डिग्री मान लो दे दिया है, ठीक है, और अब अगर तुमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ कितने का फेज डिफरेंस होगा, तो तुम बोलोगे यार ये प्लस 10 डिग्री है, इसका मतलब इसको रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस से ये क्या कर रहा होगा? 10 डिग्री लीड कर रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। इससे पहले हमें क्या करना होगा? ऑब्जर्व करनी होगी चीजें। क्या ये साइन फॉर्मेट में है, ये कोसाइन फॉर्मेट में है, तो क्या अभी डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कर कैसे सकते हो? कर तब सकते हैं, ग्रीन सिग्नल तब मिलेगा हमें जब हम इसी को किस में कन्वर्ट कर दें? 5 कॉस को किस में कन्वर्ट कर दें? साइन में कन्वर्ट कर दें। साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो ये क्या लिखा जा सकता है? क्या वापस से यही चीज लिखा जा सकता है? बोलो। अब अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो क्या अब कंपैरिजन करके तुम बता सकते हो कि इसमें फेज डिफरेंस कितने का आएगा? क्या टोटली पता चल चुका है यहां पे कि जो I2 होगा वो क्या करेगा? प्लस एंगल है तो डायरेक्टली बोल देंगे लीड। कितने एंगल के द्वारा? तो एंगल का वैल्यू बाई 100 डिग्री। I2 लीड्स बाई 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री लीड करेगा। किससे? I1 से, विथ रेस्पेक्ट टू I1। I1 के रेस्पेक्ट में I2 हमारा क्या करेगा? लीड करेगा। या फिर और क्या बोल सकते हो? और हम यहां पे बोल सकते हैं और करके और बोल सकते हैं, बच्चा अगर बताओ I2 लीड कर रहा था, यहां पे क्या है? I2 लीड कर रहा है I1 से, तो क्या और भी कुछ चीजें बोल सकते हैं? जैसे जैसे क्या बोल सकते हैं? और वी कैन से दैट I1 लैग्स I2 किसके द्वारा? बाई 100 डिग्री। बात तो सेम ही हुआ ना। अगर I2 I1 से 100 डिग्री लीड कर रहा है तो इसका मतलब I1 I2 से 100 डिग्री लैग कर रहा होगा। बात तो सेम ही हुआ ना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? क्या इसको और हम लिख सकते हैं यहां पे? और इसको कैसे लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं यहां पे लीड की जगह अगर हम लैग लगाते हैं, क्या बताए थे अभी तुमको कुछ देर पहले जस्ट डिस्कस किए हुए हैं अपन, कि अगर लीड की जगह लैग करेंगे, लीड की जगह लैग करेंगे तो एंगल क्या हो जाता है? वही सेम एंगल क्या हो जाता है? साइन चेंज कर लेता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो अगर लीड की जगह, जैसे इसी को अगर हम लिखना चाहें, इसी को फिर से ग्रीन वाले में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? I2। अब बताओ लीड लिखा हुआ है तो लैग लिख देते हैं। I2 लैग्स, पूरा स्टेटमेंट सेम है, बस लीड को लैग से चेंज कर रहे हैं। I2 लैग्स I1 बाई, बच्चा बताओ 100 डिग्री था, लीड को लैग में चेंज किए हो तो एंगल क्या हो जाना चाहिए? क्या साइन चेंज होना चाहिए? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस 100 डिग्री। इसका मतलब यहां से हम क्या सीखे? यहां से ये हमें पता चला कि अगर लीड को लैग में चेंज करते हैं तो एंगल क्या कर लेगा? अपना साइन चेंज कर लेगा। बात समझ में आया? अब बोलोगे ये वाला, बच्चा ये तो स्टेटमेंट ही उल्टा है ना। ये स्टेटमेंट उल्टा होने का मतलब कि जैसे यहां पे देखो I2 लीड कर रहा है I1 से 100 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ? I1 लैग करेगा I2 से 100 डिग्री। ये तो बात, दोनों स्टेटमेंट का बात तो बराबर ही है ना। बात समझ में आया यहां तक? ठीक है।